वैसा मत करो। जो वेस्ट है, पील अप हैं, जो छिलके हैं, जो खाने पीने की वेस्ट होती हैं चीज़ें, उन चीज़ों को क्या करना है, वो सारी बातें घरों में जैसे लेडीज़ को मैंने सिखानी थी ना। हमने आज जाना था गांव में हुआ ये कि रेनी सीज़न की वजह से वो ट्रैक्टर वगैरह आ गए और दे आर नॉट अवेलेबल। तो बच्चे आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि घरों में छुट्टी वाले दिन तो आप करते ही ये काम। सबसे पहले तो पानी नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में जो झगड़े होंगे पानी के लिए। तो इस करके हमने भी एक खड़ ली है, आपके स्कूल में एक पानी की कमी ना हो, खड़ ली है तो अगले 50 साल में फिर पानी नहीं। तो ले दे के आप क्या करेंगे कि घर का पानी वेस्ट नहीं करना है। जो हम पीने का पानी क्यारियों को देते हैं ना, दैट इज़ ए क्राइम। बाहर के देश में क्या, अब इंडिया में शुरू हो गया कि अगर किसी को पता लगे कि पीने का पानी, नलके का पानी आप पौधों में डाल रहे हैं, दैट इज़ ए क्राइम एंड बिग क्राइम, उसका जुर्माना हो सकता है। तो अभी क्योंकि हिमाचल में इतनी बात है नहीं, नेचर बड़ी यहाँ पर दयालु है, यहाँ पानी मिल जाता है, बाकी जगह नहीं मिलता। तो पानी कहाँ से लेना फिर, जैसे कपड़े धोने से बचे या बर्तनों से बचता है, या फिर ऐसा प्लांट लगाना पड़ेगा। जो प्लांट अभी दिखाएंगे, चलो भी प्लांट की वर्किंग वगैरह दिखाओ, फिर चलो फिर वर्मी कंपोस्ट को चलते ना, दिखाओ इनको। ये गाँव से ही है। तो हिंदी में केंचुआ खाद बोलते हैं। जो खाद होती है उसके अंदर केंचुए डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। केंचुआ खाद बनाने के लिए हमारे को सबसे पहले एक गड्ढा खोदना पड़ता है, और उस गड्ढे में हमारे को जो भी हमने वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया होता है उसको डालना होता है। उसको हमें 2 वीक तक बिना छुए छोड़ देना है, और उसके अंदर हमारे को होल्स बनाने पड़ते हैं जो 2 सेंटीमीटर थिक होते हैं। उसके अंदर उसके बाद जब हमने उसको 2 वीक तक छोड़ दिया, उसके बाद हमारे को उसके अंदर केंचुए डालने पड़ते हैं। जब हम उसके अंदर केंचुए डालेंगे, जो केंचुए होंगे वो खुद ही उसकी खाद के नीचे तक चल जाएंगे, क्योंकि वो होल्स और क्रैक से नीचे तक चल जाएंगे। उसके बाद जो हमने पिट बनाई है, मतलब जो हमने गड्ढा बनाया है, उसको फिर से हमारे को 6 वीक्स तक बिना छुए छोड़ देना है। तो जो हम बाद में देखेंगे, जो 6 वीक्स के बाद जो केंचुए होंगे वो सबसे नीचे चल गए होंगे, तो हमारे को जो उसके ऊपर वाली सॉइल है उसको निकाल लेना है। उसके बाद जो वो वाली सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होगी, पर उसके अंदर कोकून्स और जो वेस्ट मटेरियल जिन्होंने कोई यूज़ नहीं किया होगा वो रह गया होगा। इसकी वजह से हमारे को उसके लिए डार्क में रख देना है 2 डेज तक, ताकि जो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा, जैसे कोकून्स और वो हैं, वो निकल जाएँ, और जो हमारे पास बचेगी उसको हम केंचुआ खाद बोल देंगे। जो केंचुआ खाद है वो बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है, क्योंकि जो हम फील्ड्स में जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, जो हमारे को 500 to 600 रुपीज़ देने पड़ते हैं। पर जो केंचुआ खाद होते हैं, अगर हम उसे यूज़ करेंगे तो जो हमारी जो कॉस्ट होती है वो खाली 50 रुपीज़ होगी, और वो हमारी सारी जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज कर देती है। पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है हमारे को। गांव में जो होता है पानी 2-2, 3-3 दिनों के बाद आता है, या कभी कभी होता है कि 1 हफ्ते के बाद होता है। लोग वो पानी को मतलब इतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पानी को बचाने के लिए या पानी को अच्छे से यूज़ करने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब वर्षा जल संग्रहण, उस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। जैसे अब आपका घर है, उसकी छत के ऊपर स्लोप सा छत बनाएंगे, ऐसे टेढ़ी से छत बनाएंगे, और उसके साइड में एक पाइप से उसको जोड़ेंगे। उसको हम उस पाइप को हम या तो किसी कुएं से जोड़ देंगे, या तो फिर आपने कोई जैसे टैंक वगैरह लगाया होगा उससे जोड़ देंगे। फिर जब वैसे रेन होगी, जैसे आज भी वर्षा हो रही है, वो पानी उस छत पे कलेक्ट होगा, उस स्लोप की वजह से वो उस पाइप में जाएगा, और पाइप से वो या तो कुएं में जाएगा जो आपने बनाया है, या फिर वो टैंक में जाएगा। हम उस पानी को बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे पीने के पानी के लिए। अब जैसे होता है पीने का पानी साफ़ होता है, तो जो वो पानी आएगा, ईंटों वगैरह जो ईंटें होती है ना, वो उस गंदगी को सींच लेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फ्रेश वाटर जो होगा वो उस टैंक के अंदर आ जाएगा। उस पानी को ड्रिंकिंग वाटर की तरह से, पीने के पानी की तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इरिगेशन, जैसे खेतों में पानी डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे हम कच्चे मैदान होते हैं, उसमें जब वो वर्षा का पानी सींचेगा तो हैंडपम्प में वही पानी आएगा। इसके लिए हमारे को वो आंगन को, मतलब पक्का आंगन नहीं बनाना चाहिए, कच्चा आंगन छोड़ देना चाहिए, ताकि जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर होता है वो इंक्रीज हो, डिक्रीज ना हो। अब जैसे हैंडपम्प होता है, कितना भी हम उसको अभी खोदते हैं तो वो पानी नहीं आता है। अगर हम कच्चा वो छोड़ेंगे, पानी जब वो सींचेगा तो पानी तो ऑटोमेटिकली आएगा उसमें। फिर जैसे फ्लड्स वगैरह, जैसे कई क्षेत्र होते हैं जहाँ पर फ्लड्स वगैरह आते हैं, उसको भी वो रोकेगा, क्योंकि होता है कि वो पानी सीधा महासागरों में जाता है। अगर हम उसको बचा के रखेंगे तो महासागर में नहीं जाएगा, और ऑटोमेटिकली फ्लड्स भी नहीं होंगे। तो उस पानी को हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, और ये बेस्ट वे है
पानी को बचाने के लिए बेस्ट वे है वर्षा जल संग्रहण। अब अगला जीवन है। हम शुद्ध जल को प्रयोग करते हैं, लेकिन हम अशुद्ध जल को भी शुद्ध करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अशुद्ध जल को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। सबसे पहले नालियों से निकला हुआ पानी बार स्क्रीन की तरफ जाता है। यहाँ जो तैरता हुआ सामान होता है, जैसे नैपकिन, क्लोथ, कपड़े, बाकी सब कुछ, वो यहाँ फंस जाता है। यह एक छन्नी की तरह होता है। फिर बाद में पानी स्किमिंग टैंक की तरफ जाता है। यहाँ पे जो तैरता हुआ सामान होते हैं, जैसे तेल, ग्रीस, ये सब कुछ हवा की वजह से पानी के सरफेस में ही तैरते हैं, और जो साफ़ पानी होता है वो यहाँ से बाहर की ओर निकल जाता है। फिर बाद में आता है हमारे पास सेटलमेंट प्रोसेस। इसमें जो सामान होता है उसको नीचे सेटल कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा वो किस प्रकार होता है। यह एक सेडिमेंटेशन टैंक है। यहाँ पे पानी की गति धीमी कर दी जाती है, और जो हल्का सामान होता है, जैसे मिट्टी, क्ले वगैरह, वो सब कुछ इसके बेस पे बैठ जाते हैं, ताकि ये इसलिए भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाद में जब आगे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वहाँ ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। यह रेत को खराब कर सकता है, हमें उसको बार बार परिवर्तित करना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार आगे स्लज डाइजेशन टैंक होता है। जो सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे बैठ जाता है उसे हम स्लज कहते हैं, और वही स्लज आगे जाके उसको हम साफ भी कर सकते हैं। जो स्लज होता है वह स्लज डाइजेशन टैंक में चला जाता है। वहाँ काफ़ी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो कि उसको डिकम्पोज करके उससे काफ़ी गैसेस निकलती हैं, जैसे मीथेन। इसे हम बायोगैस में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में यही पानी जो एफ्लुएंट इसको बोलते हैं, जो बाहर आता है, वह आगे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में सबसे पहले जो पानी होता है वो सैंड फिल्टर्स होते हैं। सैंड फिल्टर्स में जो छोटी छोटी मिट्टी होती है वह ऊपर बैठ जाती है, और जो साफ़ पानी होता है वह नीचे की ओर निकल जाता है। उसी प्रकार आगे जाके एरिएशन होती है। उसमें नीचे हवा को नीचे से, हवा का दबाव नीचे से डाला जाता है, जिससे जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वह बढ़ते हैं, और वही जीवाणु पानी को जो उसमें वेस्ट होता है उसको कंज्यूम करते हैं और पानी को शुद्ध बनाते हैं। यह जो पानी है इसको हम खेतों में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस पानी को हम पीने के प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अभी भी थोड़ा बहुत जीवाणु होते हैं, गंदगी इसमें होती है। इसलिए हम इस प्रकार अशुद्ध पानी को शुद्ध करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। आजकल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है सड़नशील वस्तुएं और एक होती है असड़नशील या गैर सड़नशील वस्तुएं। सड़नशील वस्तुएं वे होती हैं जिनको जब हम लोग ज़मीन में डालते हैं तो आराम से ज़मीन में घुल जाती है। ज़मीन में जो कीटाणु पाए जाते हैं वह उनको आराम से खा सकते हैं, और बाद में वो उसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं। इससे जो जैसे हमारी जब हम लोग खाना पकाते हैं तो जो सब्जियों के छिलके बचते हैं, फलों के छिलके बचते हैं, ये सब सड़नशील वस्तुओं में आते हैं। इनको अगर हम लोग एक गड्ढे में डाल कर रखें और केंचुओं के साथ रखें तो हम लोग केंचुआ खाद ले सकते हैं। केंचुआ खाद बहुत ही अच्छी खाद होती है कोई भी चीज़ उगाने के लिए। यह आर्टिफिशियल खादों से बहुत अच्छी होती है, और उससे ज़्यादा न्यूट्रिशियस या उससे ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके बाद आते हैं गैर सड़नशील वस्तुएं। गैर सड़नशील वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो आसानी से ज़मीन में नहीं घुलती हैं। ये लाखों तक वर्ष ले सकती हैं ज़मीन में घुलने के लिए, जैसे आपके प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, लोहे के कैन होते हैं आदि। इनका घुलना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि जितने भी जीवाणु होते हैं वे इनको आराम से नहीं खा सकते हैं। इनको जब हम लोग कहीं रखते हैं तो ये उस जगह इकट्ठे होते जाते हैं और एक बहुत बड़ा ढेर बना लेते हैं। तो हम लोग एक उपाय सोचते हैं इसको जलाने का, परंतु इसको जलाने से बहुत खतरनाक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें निकलती हैं। इन गैसों के निकलने से एक बहुत बड़ी समस्या भी आजकल खड़ी हो गई है। उस समस्या का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हमारी धरती के तापमान के बढ़ने को कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2050 तक हमारी धरती इतनी गर्म हो जाएगी कि इंसानों का यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें अब ऐसा करना पड़ेगा कि हमें साथ में काम करना पड़ेगा, और हमें प्लास्टिक की चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि और प्लास्टिक के थैलों, बॉटलों आदि का कार्य कम करना होगा। गांव में जैसे हम लोग प्लास्टिक के मटके आदि काम में लाते हैं, इनके काम कम करना होगा, अथवा मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना होगा।
और इनसे दूर रहना होगा ताकि हम लोग अपनी धरती को बचा सकें। धन्यवाद। ये जो शर्ट पे हाथ है ना, ये सिंबल है, जो हाथ बना है ना, ये टिकाऊ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मतलब टिकाऊ क्या है इसका हिंदी में? टिकाऊ प्रगति, डेवलपमेंट इज प्रगति। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना। मैंने उसमें लिखा हुआ है। टिकाऊ पहला ही मैंने लिखा है वहाँ पर। हाँ नहीं निरंतर निरंतर सस्टेनेबल सिर्फ आप एक बार इसको बता दो वेदांत, एक बार थोड़ा सा सुन लो उनसे, फिर उस चीज़ को आपने एक्सप्लेन कर देना। वेदांत, वेदांत, छत का जितना पानी है ना वो इकट्ठा हो गया है। ये टैंकी में इसकी वायु हुआ उसमें ढक्कन लगा हुआ ना, ये टैंकी सेव द अर्थ। जमीन को बचाने के लिए बच्चों को लाओ, नहीं बचा रहे how do you reuse the things, RRR, and how to save water, many more things they are telling you. ये 4 बच्चे, they are the leader, ambassador of saving earth, and they are doing many things. अभी ये गांव के लोगों को बता के आए हैं, जस्ट थोड़ा सा बताएंगे आपको, थोड़ा सा नहीं आपको बताने वाले हैं, प्लीज थोड़ा बताइए। जैसे आप अब ये हमारा प्रोजेक्ट है यंग मास्टर्स प्रोग्राम। इसमें हमारे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ये हमारा प्रोजेक्ट था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इतनी अच्छी तरह से यूज़ करना ताकि वो रिसोर्सेज आज भी काम आए और फ्यूचर में आने वाले जनरेशन को भी काम आए। तो अब सबसे पहले आया वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग? इट इज कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर, कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर वेयर इट फॉल्स। अब रूफ जो हमारी टेरेस होता है उसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो टेरेस होता है उसको स्लोप थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे और उसके साथ ही पाइप अटैच करेंगे। When we will attach that pipe and when the first spell of the rain will fall on that terrace, वो जो पानी होगा वो पाइप के जरिए कलेक्ट होगा और जहाँ पर हमने उस पाइप का आउटलेट बनाया है, जहाँ हमने उसका आउटलेट बनाया है वो उस जगह पर वो रेन वाटर कलेक्ट होगा। जैसे आपके स्कूल में भी तो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो कलेक्ट होता है ना वहाँ नीचे रैंक पे, तो वैसे वो कलेक्ट होगा और हम उस वाटर को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, उसको हम पीने के पानी की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसे हम इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, खेतों में पानी देना हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और वही वाटर हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसको इंक्रीज करता है। जैसे हम हैंडपम्प यूज़ करते हैं ना, तो वो कैसे आता है? क्योंकि ग्राउंड में जो वाटर होता है तो उसी की जब रेन होगी तो वो ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा। अब बहुत सारी जगह है इंडिया में जहाँ पर रेन वाटर का जो ये टेक्निक है वो यूज़ होती है। तमिलनाडु, नाम सुने सबने तमिलनाडु? वहाँ पर हर जगह पे इट इज कंपल्सरी टू मेक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो हर घर पे ये कंपल्सरी हो गया कि वहाँ पर रूफ पे वो रेन वाटर कलेक्ट करें। अब नेक्स्ट चलिए
डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट होती है जो हम इन्वायरमेंट को देख के करते हैं। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जाएंगे, और अगर वो डिप्लीट होते जाएंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिल पाएंगे। तो जो मेरा टॉपिक है वो वर्मी कंपोस्टिंग है। वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है वो एक ऑर्गेनिक वे है मैन्योर बनाने का। जो वर्मी कंपोस्टिंग है वो एक प्रोसेस है जो वेस्ट जो हमारे फील्ड्स में होता है या फिर हमारे होम्स में होते हैं उसको हम हैंडल करते हैं, और जो उधर से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हम मैन्योर की तरह अपने फील्ड्स में देते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक बिकॉज जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं फील्ड्स में वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, साथ ही साथ वो इनऑर्गेनिक और केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से जो वर्मी कंपोस्ट है वो एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिसकी वजह से हम अपने मैन्योर से जो फील्ड की फर्टिलिटी है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे। साथ ही साथ जो हम फर्टिलाइजर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं उसके साथ साथ उनकी तादाद भी डिक्रीज़ होती जाएगी जिसकी वजह से हमारी फील्ड की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो हमने यहाँ पे हैंड प्रिंट्स बनाया है वो जो इसकी इंडिकेशन देते हैं कि जो हमें वो गो ग्रीन ग्रीनेजर्स हैं। इसकी वजह से जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ होगी, और साथ ही साथ हम प्लेज करते हैं कि हम गो ग्रीनेजर्स बनेंगे, सेव अर्थ एंड सेव इन्वायरमेंट। We are star greenagers. Save environment. And save earth. Go green. सब 1 महीने 15 दिन के बाद ये छान कर तैयार हो जाएगी, बट रेनी सीजन की वजह से हम नहीं कर रहे हैं। बाकी इसमें गोबर डालने को, अभी गोबर डाल देना आज, और खट्टी चीज़ें तो नहीं डाल रहे? ठीक है, चलो who's turn now? हाँ, लिख दा बता दो क्या है वर्मी कंपोस्ट? यहाँ पे जो भी सारे वेस्ट फील्ड्स हैं वो इकट्ठे कर दिए गए हैं, और ये एक पिट बनाई है जिसके अंदर जो बहुत मतलब नीचे तक गहरी होगी, और ये पूरा का पूरा एक खड्डा टाइप है। इसके अंदर हमने सारी की सारी मिक्स करके वेस्ट फील्ड्स काऊ डंग के साथ मिक्स करके डाले होंगे, और जो इसके अंदर हमने बीच बीच में होल्स भी किए हैं ताकि जो यहाँ पे वो एयरेशन हो सके। उसके बाद हम जब इसको 2 वीक्स तक इसको बिना छुए रहने देते हैं, और फिर 2 वीक्स के बाद हम इसके अंदर अर्थवॉर्म्स डालेंगे। अर्थवॉर्म्स जो होंगे वो खुद ही नीचे यहाँ पे नीचे तक चल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो होल्स हैं वो इसके मीडियम से चल जाएंगे नीचे। फिर इसको तैयार होने में करीब 6 वीक्स लगते हैं, और 6 वीक्स के बाद इसको पहले 2 वीक्स तक हमारे को डार्कनेस में रखना पड़ता है ताकि जो इसके अंदर जो कुकून्स या फिर जो उन्होंने वेस्ट मैटर अनफेड वेस्ट मैटर होगा वो हम अलग कर देंगे, और फिर उसके बाद ये आधी बन गई और ठीक है।